बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस लेक्चर कॉमर्स की जो प्रिपरेशन के हवाले से सीरीज़ स्टार्ट की है उसका लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे कि इसका स्कोप क्या है, पॉलिटिकल साइंस कहाँ पे किस तरीके से फ़ायदेमंद है और इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है और किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही होती है। ओवरऑल हमने इसका ब्रॉड या फ्रेमवर्क हमने कवर करने की कोशिश करनी है। तो स्कोप का मतलब ये होता है कि इसकी जो है वो एप्लीकेशन कहाँ तक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस हवाले से हमने आज बात करनी है। जैसा कि आपने कभी अगर आपको आइडिया हो तो कई सारे आपसे सवाल करते होंगे लोग जो आपके जूनियर्स हैं कि हमने मैट्रिक में फ़लाँ सब्जेक्ट रखने हैं, किसका स्कोप है। एफएससी में हमने फ़लाँ सब्जेक्ट रखने हैं या हम इंटर करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसमें हम किस फील्ड में जाएं जिसका कोई स्कोप हो। तो हर बंदा एक उसका एप्लीकेशन किसी भी फील्ड की वो देखता है कि अगर मैं इस फील्ड में आता हूँ तो मेरा आगे चल के एप्लीकेशन क्या हो गई, मैं कहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो इसका स्कोप का मतलब ये होता है। तो मुख्तलिफ जो इसका सारा का सारा हमने एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नॉलेज ऑफ द स्टेट। इम्पॉर्टिंग नॉलेज ऑफ स्टेट। अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले जो लोग हैं और जो दूसरे जो पॉलिटिकल साइंस नहीं समझते, नहीं पढ़ते, उनमें फ़र्क क्या हो सकता है। तो जो इस फील्ड के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच में होते हैं, भले वो किसी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, तो इसके बावजूद उनका क्या होता है कि एक पॉलिटिकल साइंस बंदा पढ़ने वाला है, दूसरा नहीं पढ़ने वाला। फ़र्क आपको कैसे पता चल सकता है? फ़र्क आपको ये पता चलेगा कि जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला बंदा है उसको ज़्यादा पता होगा स्टेट के मुतालिक कि हमारी जो स्टेट है उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं। पूरी दुनिया की अगर हम हर एक स्टेट को स्टडी करते हैं तो किसी भी स्टेट के बारे में उसको नॉलेज जब होता है तो अपनी स्टेट के कंपैरेटिवली वो रूल्स को देखता है, एप्लीकेशन को देखता है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखता है, तो वो बेहतर अंदाज में उसको समझ सकता है कि कंपैरेटिवली हम किस पोजीशन पे खड़े हैं या हम किस जगह पे खड़े हैं, हम किसी से बेहतर हैं या दरमियान में हैं या हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये होता है सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से आपको अपनी स्टेट के बारे में पता चलता है कि स्टेट की पॉलिसी क्या है, स्टेट किस तरीके से एक्ट कर रही है। जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग जो है, ये एक इंसान है, अपने रोज़मर्रा के काम करता है, उसकी अपनी एक सोच होती है, मेंटालिटी होती है और लोगों से इंटरैक्ट करता है। इस तरीके से स्टेट की भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं और स्टेट उस तरीके से इंटरैक्ट कर रही होती है बाकी जो भी उसके नेबर्स होते हैं या पूरी दुनिया के साथ। तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला अच्छे तरीके से अपनी स्टेट की पॉलिसीज़ और स्टेट को समझ सकता है और पॉलिटिकल साइंस ही वो है जो एक इंडिविजुअल को अपनी स्टेट के बारे में बताती है। इसके अलावा दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा जो इसका एरिया है इम्पॉर्टिंग नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। के जो पॉलिटिकल साइंस है ये बताती है जो इसके तलबा होते हैं, जो इसको स्टडी करने वाले हैं, कि गवर्नमेंट जो फंक्शन कर रही है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, गवर्नमेंट का तरीक़ाकार क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिसीज़ लेके आ रही है। गवर्नमेंट को एक तो इंडिविजुअली भी आप स्टडी कर सकते हैं, बाकी जो उसके पैरेलल दूसरे कंट्रीज़ हैं, फर्ज के हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है, तो बाकी ऐसे जो कंट्रीज़ हैं उनमें जहाँ पे डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल सिस्टम सेम है, तो हम उनको देखते हैं कि वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो जो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाला है, जिसको पॉलिटिक्स का पता है, तो वही अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट की
जो पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, जो भी वो इनएक्टमेंट लेके आते हैं, एक्ट लेके आते हैं, ऑर्डिनेंसेस लेके आते हैं, और वो उसकी मेंटालिटी को शो करती है। वो ज़ाती मफादात को प्रेफर करते हैं, स्टेट को स्ट्रेंथन करते हैं, या अपनी रियाया के बारे में टफ़ डिसीजन लेते हैं और उनकी ईजीनेस यानी कि उनकी ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ पे अमल पैरा होते हैं। तो गवर्नमेंट को समझने में पॉलिटिकल साइंस की मदद मिलती है। इसके अलावा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, और वैसे जो गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक पॉलिटिकल वर्कर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक उसको एडमिनिस्ट्रेशन का इल्म नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है, जो भी लीडर एक पॉलिटिक्स का शऊर अच्छा रखता है, वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी ये बताती है। तो पॉलिटिकल साइंस में आप दो चीज़ें सीखते हैं मेन, जो हमने इस हेडिंग के ज़रिए बात की। एक तो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की मेंटालिटी, उनकी जो डायरेक्शन है, उसको आप जज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको समझ सकते हैं और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। इसके बाद है इंपॉर्टिंग नॉलेज अबाउट वर्ड। इंपॉर्टिंग नॉलेज अबाउट वर्ल्ड। आजकल जो भी कंट्री है वो आइसोलेटेड नहीं है, वो खुद अपनी इन्हिसार नहीं कर सकता कि वो सेल्फ एफिशिएंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, कि वो अपनी जितनी भी ज़रूरियात हैं और पूरी दुनिया से आइसोलेट होके वो सर्वाइव कर सके। डायनामिक इन्वायरमेंट है, आपको अपने मुल्क के अंदर के हालात को भी संभालना पड़ता है, और साथ में जो इंटरनेशनल लेवल पे बाकी एक्टिव प्लेयर्स कंट्रीज़ होते हैं उनके साथ भी आपके मफादात जुड़े होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस के लिए भी आपको उन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने पड़ते हैं। तो आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं? आपकी पॉलिसीज़ उनके इन लाइन चल रही हैं या उनके साथ कंट्राडिक्ट कर रही हैं? तो ये आपको देखना पड़ता है। जहाँ पे कंट्राडिक्ट होती हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी के ज़रिए उनके साथ फिर भी पैरेलल लाइन में चलना पड़ता है और अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में असला जो है, जो पहले एक वक्त में जो बड़ा एक सीक्रेट चीज़ समझी जाती थी कि किस कंट्री के पास क्या सीक्रेट है, क्या असला है, आज उसको छोड़ के लोग इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इकोनॉमी पे इतना फोकस है कि उस असला या वेपन सिस्टम जो है उनको भी सेल करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ओवरऑल आपको वर्ल्ड के बारे में नॉलेज होता है, और पॉलिटिकल साइंस का जो शऊर रखने वाले हैं तलबा हैं, समझते हैं, तो उनको पूरी दुनिया की जो गेम्स होती हैं या फिर दुनिया में जो बड़े कंट्रीज़ हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रही हैं, उनको किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी पड़ती है। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। जो पॉलिटिकल साइंस है, जो इसके समझने वाले हैं, या जो पॉलिटिकल साइंस एक इटसेल्फ एक डिसिप्लिन है, एक जो सोशल साइंसेज की एक ब्रांच है, ये समझाती है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या हैं, डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों की राय से हुक्मरान बनते हैं और गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है। तो जो गवर्नमेंट आती है वो लोगों के लिए क्या करती है, यानी कि आपको डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ क्या हैं, उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि लोगों की हुकूमत लोगों के लिए। लोगों की हुकूमत कैसे होती है कि लोग अपना वोटिंग राइट यूज़ करते हुए हुक्मरान को मुंतखब करते हैं, और वो जो मुंतखब करते हैं वो लोगों के लिए काम करता है। यानी कि डेमोक्रेटिक राइट या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आप किस तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं, या किसी भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक जो है जमहूरियत की वैल्यूज़ क्या हैं, ये हमें बताता है। और पॉलिटिकल साइंस जो है मॉडर्न, उसमें ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और उसका एनालिसिस किया जाता है कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी किस लेवल पे है, या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ किस तरीके से उनको पिनअप रही हैं या फिर उनको दबाया जा रहा है। जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है वहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मादूम पड़ जाती हैं, और जब किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वीक हो रही होती हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल ओपिनियन को कोई कदर नहीं होती, क्योंकि उनके पास ना तो वोटिंग राइट होता है,
बल्कि एक बंदा जो हुक्मरान होता है वो अपने खुद ही कानून बनाता है, या अपने जो राइट हैंड के लोग होते हैं, लाइक माइंड लोग होते हैं, उनको यूज़ करते हुए वो पावर में सस्टेन करते हैं। तो इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजनशिप, क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजनशिप, ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये अपने जो शहरी हैं उनको शऊर देती है। तो जितना लोगों के पास अपनी ओपिनियन और उनका अपना माइंड होता है, वो जितना पॉलिटिक्स में इन होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, और जो पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। जितना लोगों में शऊर ज़्यादा होगा उतनी ही गवर्नमेंट एक्टिव होगी, और वो गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी जो लोगों के लिए अच्छा से अच्छा काम करती है। और वो गवर्नमेंट जो कि लेज़ी है, जो सेल्फ सेंटर्ड डिसीजन मेकिंग करती है, अपनी हुकूमत के लिए वो काम करते हैं, या वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं जिससे गवर्नमेंट के जो मफादात आवाम के मफादात से अलग हो जाते हैं और आपस में टकराव हो जाता है। तो लोगों का नुकसान करके गवर्नमेंट के लिए ही सिर्फ काम करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ एक अपर स्टेज के जो या अपर कैडर के जो लोग होते हैं उन्हीं को फोकस कर रही होती है पॉलिसीज़ मेकिंग में, और उनके मफादात को प्रोटेक्ट कर रही होती है गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट इतनी वीक हो जाती है, और यानी कि सिटीज़न का जो शऊर है अगर वो है तो पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा। और पॉलिटिकल साइंस ही लोगों में शऊर लेके आ रही है। आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएं जब पॉलिटिकल साइंस एक एज सब्जेक्ट नहीं लिया जाता था, तो इस पे लोग इतनी ज़्यादा बात नहीं करते थे। कंट्रीज़ में क्या थी, बादशाहत का निज़ाम था और डिक्टेटरशिप का निज़ाम था, और यहाँ पे डेमोक्रेसी का माहौल नहीं था। जो ही ये एक माहौल बना, अब जो डेमोक्रेसी का निज़ाम है इस्लाम भी इसको सपोर्ट करता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहलत के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के बारे में एक राय कायम की, तो जो सहाबा कराम करीब थे उन्होंने यकजुबान होकर उन पे इत्तफ़ाक़ किया कि ये हमारे अमीर होंगे, यानी कि उनको खलीफा मुंतखब किया गया। वो भी एक डेमोक्रेसी की एक मिसाल है उस वक्त की। तो यहाँ पे बादशाह का निज़ाम नहीं था, मतलब पहले वो जो वहाँ पे कुरैश के जो सरदार थे वो और थे, लेकिन जब हजूर पाक सल्लम की रहलत हुई तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, भले उनका बैकग्राउंड में वो नहीं था, वो कोई उनमें अमीर पहले नहीं रहा था या कुरैश का सरदार नहीं था, तो इसके बावजूद भी उनको ये अख्तियार मिल गया। तो इस तरह आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो काबिल लोग होते हैं वो अब सिस्टम उनको सपोर्ट करता है, वो अपनी काबिलियत के ज़रिए से अपनी जो है वो कंट्री को रूल कर सकते हैं, वो लीड कर सकते हैं। तो इसके अलावा लेसन ऑफ कोऑपरेशन एंड टॉलरेशन, टॉलरेशन एंड कोऑपरेशन, ये हमें पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें एक इकाई दूसरी इकाई से जुड़ी होती है। सबसे पहले स्टेट है, स्टेट को कौन रन करता है, गवर्नमेंट रन करती है। गवर्नमेंट के फंक्शंस जो हैं वो भी परफॉर्म किए जा रहे होते हैं अपने उनके नुमाइंदे जो कि मुंतखब होते हैं, तो लिंक्ड होते हैं, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, यानी कि इलेक्टेड जो रेप होते हैं, वो भले सूबाई हुकूमत में होते हैं या भले कौमी असम्बली के मेंबर्स होते हैं, वो एक ख़ास इलाके से वोट लेके आए होते हैं, यानी कि लोगों की राय को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उनको यही समझाया जाता है, और वो एक जब उनके अंदर कोऑपरेट होता है और एक काबिल से काबिल बंदे को आगे लेके आते हैं, तो ये एक कोऑपरेशन की और टॉलरेशन की एक होती है, एक हद होती है, यानी कि वो जो हमें गवर्नमेंट चूज़ करने में मदद होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक कोऑपरेशन के साथ साथ टॉलरेशन भी होती है, यानी कि टॉलरेट करना पड़ता है। आप कौमी असम्बली में जाएं तो आपको मछली मंडी जैसा माहौल मिलता है सम टाइम, और सम टाइम जो कौमी मफादात के एजेंडे होते हैं वो सामने आते हैं,
तो उस पे वो यूनिटी भी होती है, कोऑपरेट भी करते हैं। जब मुल्क को कोई मुश्किल हो और उसमें कोई फ़ैसला साजी करनी हो तो वही अपोजिशन जो डिफरेंट माइंड के लोग होते हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट भी होता है। लेकिन कन्फ्लिक्ट होने के बावजूद अपोजिशन कुछ और चाहती होती है और हुकूमत कुछ और चाहती है, लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि वो एक दूसरे को टॉलरेट भी करते हैं। यानी कि हुक्मरान जमात के लोग जो हैं वो अपोजिशन की राय को समटाइम उनको जो है वो फॉलो करना पड़ता है, अपनी राय को छोड़ना भी पड़ता है अगर वो कोई अच्छी सजेशन देते हैं। और सेम इस तरीके से होता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई अपनी कोई कानून लेके आते जो कि अवाम के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है, तो अपोजिशन को वो टॉलरेट करना पड़ता है। इसके अलावा पॉलिटिकल बिहेवियर, अब देखें आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल बिहेवियर किस तरीके से लोगों का मुतासर होता है कि हर एक इंडिविजुअल का मुख्तलिफ बिहेवियर है। लेकिन आप में से वो लोग जो किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं करते लेकिन इसके बावजूद वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होके रिस्पॉन्स करते हैं, तो हम उसको कहते हैं यार ये सियासी माइंड का बंदा है या इसकी सियासत है इस हर बात में। यानी कि वो हर चीज़ को डायरेक्टली हैंडल नहीं करता, इनडायरेक्टली हैंडल करता है। तो पॉलिटिकल साइंस भी जो हमारे करैक्टर्स हैं, हमारे किरदार हैं, उनमें एक ऐसा एटीट्यूड लेके आती है, ऐसा एक बिहेवियर लेके आती है जिससे लोगों का सियासी एक बिहेवियर पैदा होता है, जिससे लोगों को चीज़ें जो हैं उनकी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो जो है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। इसके अलावा इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट्स, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट्स के जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक फ़र्द को उसकी आज़ादी और उसके राइट्स का एक जो है शऊर देती है कि वो किस तरीके से आज़ाद ख्याल है, वो किस तरीके से अपनी एक राय कायम कर सकता है और किस तरीके से वो जो है वो दूसरों के मताहित नहीं बल्कि अपनी ओपिनियन रखता है और उसको आज़ादी है। और वो अपने राइट्स को पहचानता है कि मेरे स्टेट जो है वो मुझे उसने कौन कौन से राइट दिए हुए हैं, मुझे कौन से हकूक़ हासिल हैं। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम ही है, पॉलिटिकल साइंस ही है जो आवाम के अंदर शऊर पैदा करती है और उनको अपने एक जो ओरिजिनल तशख़्ख़ुस होता है या अपने एक मकाम होता है उसका एहसास दिलाती है और पता होता है कि स्टेट की क्या ज़िम्मेदारी है, हुक्मरान जो है उनकी क्या ज़िम्मेदारी है और जो रियाया है उन्होंने क्या काम करना है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंडिस्पेंसिबल, जो पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज है वो इंडिस्पेंसिबल है। पॉलिटिकल साइंस नॉलेज, इसकी अपनी अहमियत है, यानी कि आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसमें एक मशहूर कौल जो है वो अरिस्टोटल का है जो कि कहते हैं अरिस्टोटल रिगार्डेड पॉलिटिकल साइंस एज द सुप्रीम साइंसेज, यानी कि साइंस के जितने भी सोशल साइंसेज में जितनी भी बाकी साइंसेज हैं उनमें यानी कि द मास्टर्स ऑफ ऑल साइंसेज, पॉलिटिकल साइंस को तमाम बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं या मज़ामीन हैं उसका मास्टर कहा है। क्यों? इसलिए कि जो जितने बाकी सब्जेक्ट हैं, मज़ामीन हैं या जो फील्ड्स हैं उनके साथ ये लिंक होती है और जो हुक्मरान होते हैं बाकी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे होते हैं और बाकी मज़ामीन इतने सुपर उनकी इन्फ्लुएंस नहीं होता जितना पॉलिटिकल साइंस का। यानी कि पॉलिटिकल साइंस समझने वाले पढ़ने वाले क्या होते हैं, हुक्मरान बनते हैं और हुक्मरान क्या करते हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। कैसे? इकोनॉमिक्स को, फ़िलासफ़ी को, सोशियोलॉजी को, सोशल साइंसेस को, सिविक्स को या फिर जियोग्राफी, लॉज, जितने भी जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उन सब को हैंडल करते हैं। यानी कि ये सबसे अपर हैंड पॉलिटिकल साइंस का होता है। तो इसके अलावा हमें जो पॉलिटिकल साइंस है और भी बहुत कुछ समझाती है, बताती है। इसमें एनालिसिस ऑफ द पास्ट है।
ये हमारा नंबर है 9वां नंबर, 10वां नंबर है एनालिसिस ऑफ पास्ट। हमारी तारीख क्या है? एक कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस उनको उनकी तारीख के बारे में बताती है कि जो कंट्री मौजूद है, जो पॉलिसीज़ मौजूद हैं, ये किस तरीके से इवॉल्व हुई हैं, ये कंट्री किस तरीके से वजूद में आया, इसकी कुर्बानी के लिए कौन से जो मुआर्रिख थे उन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी, और जो तहरीक चलाने वाले थे उन्होंने अपनी आज़ादी कैसे हासिल की या स्टेट को इस पोजीशन में कैसे। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान किन अप्स एंड डाउन से गुजरते हुए आज़ादी की जदोजहद से पाकिस्तान वजूद में आया और इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी। तो हम अपनी हिस्ट्री पे जब नज़र डालते हैं या हिस्ट्री की अपनी पाकिस्तान स्टडी की बात करते हैं, पाकिस्तान का जब मुताला हम करते हैं तो सबसे पहले हम पास्ट से शुरू करते हैं कि हमारा माजी क्या था। तो माजी से हम जब चलते हैं, माजी की चीज़ों को समझते हैं, तो फिर हमें नेक्स्ट जो समझ आती है वो प्रेजेंट जो है उसका एनालिसिस करने का मौका मिलता है। हम प्रेजेंट डे में जो कर रहे हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो किस तरीके से हैं, हमने माजी से क्या सीखा, क्या गलतियां थी, और अब हम माजी से मुख्तलिफ जो क्राइसिस से या हम जो उरूज व ज़वाल के जो रास्ते हैं उनसे गुज़रते हुए आज का दिन हमारा कैसे गुजर रहा है, हम ज़िंदगी के किस डगर पे चल रहे हैं, हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या हम अभी तक किसी अपने प्रॉब्लम में ही फंसे हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें एनालिसिस पास्ट से लेके प्रेजेंट का हम एनालिसिस करते हैं और इससे हमें अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर। तो हमें फ्यूचर के बारे में फिर पता चलता है कि हमारा फ्यूचर है क्या, हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, आया कि हम सही डायरेक्शन में, या जो कौन चाहती है कि हम तरक्की की मनाजिल तय करें, या हमें जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो मसाइल हैं, उससे हम निकल सकें। क्या गवर्नमेंट भी उस पॉलिसीज़ पे अमल कर रही होती है? अगर कर रही होती है तो लोग उनसे मुतमईन होते हैं, अगर नहीं कर रही होती तो लोग उनसे डिससेटिस्फाई होते हैं और अनार्की का माहौल होता है। तो यानी कि पॉलिटिकल साइंस हमें फ्यूचर के लिए कोर्स ऑफ एक्शन भी बताती है, रास्ता दिखाती है कि आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, और जो कौम के लीडर्स होते हैं, जो हुक्मरान तबका होते हैं, वो इस में लीडिंग रोल अदा करते हैं। अगर वो बाशऊर हैं, इतने कॉम्पिटेंट हैं, तो वो अपनी कौम को अपनी लीडरशिप के ज़रिए जो है वो उनकी एफ़र्ट्स को कोऑर्डिनेट करवाते हैं, यूनाइट करते हैं और उनकी एफ़र्ट्स को इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं कि जो मुल्क है वो तरक्की करता है। अदरवाइज़ क्राइसिस जो हैं वो और भी वर्सन होते हैं, बुरे होते हैं, क्राइसिस बढ़ते जाते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है? सियासी नज़रिया, सियासी शऊर कि हमें अपनी जो आइडिया है, हम वो सोच सकते हैं कि हमारी नज़र किस चीज़ पे, फ्यूचर पे हम किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, हम फ्यूचर की किन मनाजिल या कौन सी हमारी मंजिल मकसूद है, कौन सा हमारा गोल है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए हम कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का क्लैरिफाई होना ज़रूरी है, और स्पेशली जो हुक्मरान होते हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को बार बार रिवाइज़ करते हैं। जो मुअर्रिख होते हैं वो अपना इसमें बहुत अहम रोल अदा करते हैं, और जो अच्छे लीडर, जो बड़े लीडर या जो मुल्क को उसकी क्रिएशन में जिन्होंने मेन रोल अदा किया होता है, उनका जो माइंड सेट है वो लोगों को प्रमोट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आइडिया क्या था, किस वजह से ये स्टेट बनी थी, इसका मकसद क्या था, लोगों की वेलफेयर करना या फिर अपना कोई और एजेंडा प्रमोट करना। तो इस चीज़ को समझते हुए फिर ऑर्गेनाइजेशन, उस सिस्टम की, उस कंट्री की गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि स्टेट है, उसकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड होके वो अपने ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से रन कर रही है। आया कि वो उसी डायरेक्शन में ही हैं जो डायरेक्शन पहले अबाउ अजदाद ने सेट की थी कि वो कंट्री हासिल कर सके। तो इसके साथ ही जो दूसरा लिंक होता है वो है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ
गवर्नमेंट कि उस कंट्री में अगर डेमोक्रेसी की बात की जाती है, लोगों की आज़ादी और राय की बात की जाती है, उनके राइट्स हकूक़ की बात की जाती है, तो क्या डेमोक्रेसी वहाँ पे मौजूद है? कहीं पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन तो नहीं हो रही वहाँ पे? कहीं पॉलिटिकल जो डिस्गाइज, जैसे कहते हैं कि शीप इन डिस्गाइज, तो इवॉल्व इन शीप डिस्गाइज, मतलब कि जो एक भेड़ का लबादा पहन के उस अंदर में भेड़िया छुपा होता है। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम तो है, डेमोक्रेसी है, लेकिन तरीक़ाकार क्या है? डिक्टेटरशिप वाला है। लोगों की राय के बगैर धांधली या कुछ इस तरीके से जो है धक्के से जो है वो गवर्नमेंट में आ जाना, फिर लोगों को विक्टिमाइज़ करना, अब जो उनके रास्ते में आए उनको हटा देना, मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालना, मुल्क को बैकवर्ड रखने और अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना। ये क्या होता है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से आया कि वो डेमोक्रेसी है, अगर किंगडमशिप है, बादशाहत है, डिक्टेटरशिप है, तो वो किस तरह का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है और वो किस तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं और उनका मोटिव्स क्या हैं। तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को समझने में भी पॉलिटिकल साइंस अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा नेटवर्क ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, नेटवर्क ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। अब कोई भी किसी कंट्री का शहरी एक आज़ाद नहीं रह सकता, यानी कि ये जो इंसान है इसकी नेचर में पॉलिटिक्स है, यानी कि ये एक सियासी जानवर है जो सियासत इसकी फितरत में छुपी हुई है। तो किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, यानी कि एक सबसे पहले इकाई एक इंसान है, उसके बाद एक फैमिली बनती है, एक फैमिली में आगे जाके कुंबा बनता है, एक कुंबा फिर वो ख़ानदान, और इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। फिर एक गांव बनता है, गांव से टाउन बनता है, टाउन से फिर सिटी बनता है, सिटी से फिर बड़ा सिटी बनता है यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे, और फिर एक कंट्री बनता है, यानी कि उस कंट्री के अंदर कई सारी स्टेट्स होती हैं। तो इसमें क्या है? ये नेटवर्क ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप है, और हमें पॉलिटिकल साइंस जो है ये समझाती है कि इंसान एक दूसरे के साथ मिल के कैसे रह सकते हैं और एक दूसरे के मफादात को इंटरेक्ट कैसे रख सकते हैं। और ये जो है ये हमें कौन शऊर देता है या हमें कौन अवेयरनेस देता है? पॉलिटिकल साइंस का जो तालिब इल्म होगा, जो समझने वाला होगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की पहले मैंने बात थोड़ी सी की भी थी कि जो पॉलिटिकल साइंस है आपको ये शऊर देती है कि हमने इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, पूरी दुनिया जो है उसके अंदर एक कंट्री अलग से नहीं रह सकता, और आज जो दुनिया है वो ग्लोबल मार्केट की एक हैसियत अख्तियार कर चुकी है। आपकी जो प्रोडक्ट है वो बाहर दूसरे कंज्यूमर को आप बेचते हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अच्छी कीमत वो लेके आती है, और जो आपकी कंट्री में चीज़ नहीं प्रोड्यूस हो रही, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से वो एक प्रोडक्ट है, या फिर माइंस के रेलिवेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी कंट्री में मौजूद नहीं, आप इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस हासिल करते हैं और वहाँ से बाय करके अपने मुल्क में इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कंसेप्ट है ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट का ही एक एलिमेंट है, और एक कंट्री की जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसने बीओपी को कैसे मेंटेन करना है, यानी अपनी कंट्री की एक्सपोर्ट्स को कैसे प्रमोट करना है और इंपोर्ट्स को कैसे कम करना है, ताकि वो अपने जो रिजर्व हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखे और अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रांग कर सके और लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छा से अच्छा काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करे। इसके बाद आता है एथिकल एस्पेक्ट। जो पॉलिटिकल साइंस है ये हमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हमें बताती है कि हमने रूल कैसे करना है, बल्कि इथिकल जो एलिमेंट है उसको भी कंसीडर करती है। एथिकल यानी कि इखलाकियात। सिर्फ ये नहीं है कि पावर में आपने आ जाना है या पावर कैसे हासिल करनी है, ये काफ़ी नहीं है, ये समझ लेना काफ़ी नहीं, बल्कि उसमें इखलाकियात यानी कि मज़हब से जुदा नहीं कर सकते। इसके अंदर रह के भी आपने मज़हब की जो तालीमात हैं उस पर अमल करना होता है। ये नहीं कि झूठ बोलना शुरू कर दें जिस पे आपका दीन आपको मना करता है, दूसरे को धोखे से मना करता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना या सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करना, ये नहीं है कि आप एथिक्स को भूल जाएं, लोगों के मफादात पे डाका डालें, दूसरों को विक्टिमाइज़ करें और अपनी पावर के लिए आप दूसरों को निशाना बनाएं। इसके अलावा स्टेट के एक्शन जो होते हैं ये भी हमें बताता है स्टेट एक्शन।
कि एक स्टेट जो है, एक कंट्री जो है, वो अपने किस तरीके से एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहा है, उसकी एक्शंस की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और वो किस तरीके से गवर्नमेंट अपना सिस्टम एग्जीक्यूट कर रही है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, और उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है थ्रू लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन के ज़रिए से उनको कैसे एग्जीक्यूट फिर आगे करवाया जाता है अपने ऑर्डर्स को, और मुल्क के अंदर कितना लॉ एंड ऑर्डर है, कितना एक लोगों के मफादात को ख्याल रखा जाता है, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट रखा जाता है, और इसके अलावा जो है वो स्टेट जो है कितनी एक्टिव है लोगों की वेलफेयर के लिए। तो एट द एंड हम कंक्लूड करते हैं अपने पूरे टॉपिक को